हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रानू साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम इकोसिस्टम के बारे में आपको आगे चलकर क्या क्या जानकारी देने वाले हैं उसको साइनेप्सिस के माध्यम से समझेंगे। तो साइनेप्सिस में फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन या परिचय। सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर सेकंड में इसका देखेंगे डेफिनेशन या परिभाषा। थर्ड में देखेंगे इसका कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के कितने घटक होते हैं। तो मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। पहला है अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक। यदि हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक की, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बनिक घटक। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसे अकार्बनिक घटक भी कहा जाता है। तीसरा है क्लाइमेटिक, जिसे जलवायु भी कहा जाता है। उसके पश्चात यदि हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें या फिर जैविक घटक की बात करें, तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोड्यूसर, जिसे उत्पादक कहते हैं। दूसरा है कंज्यूमर, जिसे उपभोक्ता कहते हैं। तीसरा है डिकम्पोजर, जिसे हम अपघटक भी कहते हैं। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन करने के बाद या फिर स्टडी करने के बाद हम फोर्थ में देखेंगे इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष। इन सभी को पढ़ने के बाद इसका क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 5 में देखेंगे हम रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस वीडियो को या फिर इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम हमारा इंट्रोडक्शन। तो यदि हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये इस प्रकार से होगा। जैविक एवं अजैविक घटकों का वातावरण के साथ अंतरक्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द की खोज A.G. टेस्ले नाम के वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। इसके अनुसार सभी जीव, एनिमल या प्लांट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं। तो यदि हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन को सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द की खोज या फिर इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम A.G. टेस्ले नाम के वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। और ये जो वैज्ञानिक है, इनका कहना है कि सभी जीव, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनवायरनमेंट से या वातावरण से संबंधित होते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं और हमें भोजन चाहिए, तो हम अपने भोजन का निर्माण तो स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधे पर हमारा भोजन पहले से उपस्थित होता है। पेड़ पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इन्हें भोजन बनाने के लिए बहुत सारे तत्वों की, बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे खनिज, लवण, जल, वायु, प्रकाश आदि। और ये सभी तत्व और इन सभी पदार्थों के लिए यह प्रकृति पर निर्भर होता है। ये सारे तत्व, ये सारे पदार्थ इनको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग करके यह भोजन का निर्माण करता है, जो संपूर्ण जीव जगत के लिए भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। अब ऐसा भी है कि कई जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन भोजन की आवश्यकता तो उनको भी होती है। तो वह अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर निर्भर होते हैं। वह किसी न किसी जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम शेर की बात करें तो शेर जो होता है वह घास खाने वाले जीवों को, जैसे शाकाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, इन सभी जीवों को वह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और ये सभी जीव जो होते हैं वह पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यहाँ पर यदि हम जीवों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध को समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि शेर जो होता है वह अपने भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर होता है, और शाकाहारी जीव जो होता है वह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। यदि शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को ग्रहण नहीं करेगा तो वह स्वयं जीवित नहीं रह पाएगा, जिससे शेर को भी भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो शाकाहारी जीव जब पेड़ पौधों को ग्रहण करता है तो वह जीवित रह पाता है, और यह जीवित रहता है तो शेर को भोजन प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार से शेर जो है वह प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी जीवों पर निर्भर है और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर है।
तो इसी बात को एजी टेस्ले नाम के वैज्ञानिक ने सन 1935 में कहा कि सभी जीव, चाहे वह एनिमल हो चाहे वह प्लांट हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एनवायरनमेंट से या फिर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे भोजन प्राप्त करने के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, आदि जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए सभी जीवों का एक दूसरे के साथ संबंध पाया जाता है और इसी संबंध का अध्ययन करना पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखेंगे हम इसका डेफिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन को। तो फ्रेंड्स, इकोसिस्टम का डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं: वातावरण के बायोटिक एवं अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित एवं स्वनियंत्रित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यदि हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। वातावरण में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वह वातावरण में पाए जाने वाले बायोटिक जैविक घटक और अबायोटिक अजैविक घटक पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं और इनके निर्भरता के कारण इन जीवों के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध के कारण सभी जीव जो होते हैं वह अपने जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं और जीवित रहते हैं। और जीवों के इसी संबंध के कारण वातावरण में स्वचालित मतलब स्वयं से चलने वाला और स्वनियंत्रित मतलब स्वयं से नियंत्रित होने वाला वातावरण या तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम के या फिर पारिस्थितिक तंत्र में कितने घटक होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यदि हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो ईपीओडम जो एक वैज्ञानिक है, इसके अनुसार इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। पहला है अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम के अजैविक घटक के बारे में, जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट को। प्रत्येक इकोसिस्टम को ऊर्जा सूर्य से मिलती है और रासायनिक पदार्थ पृथ्वी और वातावरण से प्राप्त होता है। फिर यह दोनों जलवायु मिलकर इकोसिस्टम के अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। यदि हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसमें प्रत्येक इकोसिस्टम बोला जा रहा है। तो प्रत्येक इकोसिस्टम बोलने का मतलब यह है कि वातावरण में बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम। तो जितने भी इकोसिस्टम वातावरण में पाए जाते हैं उनको ऊर्जा जो होती है वह सूर्य से प्राप्त होती है। और रासायनिक पदार्थ जो होता है, रासायनिक पदार्थ कहने का मतलब है कि जितने भी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और खनिज लवण जो होते हैं वह पृथ्वी से या फिर वातावरण से प्राप्त होता है। फिर यह दोनों जलवायु मिलकर इकोसिस्टम के अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। अजैविक घटक को हम सरल भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि वातावरण में जितने भी निर्जीव तत्व होते हैं या फिर निर्जीव पदार्थ होते हैं हम उनको अजैविक घटक के अंतर्गत कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अजैविक घटक को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसे हम कार्बनिक घटक भी कहते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसे हम अकार्बनिक घटक भी कहते हैं। और तीसरा है क्लाइमेटिक कंपोनेंट, जिसे हम जलवायु घटक भी कहते हैं। यदि हम अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखे गए 3 कंपोनेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, अमीनो अम्ल आते हैं। यह पदार्थ इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि आते हैं। फिर तीसरा है क्लाइमेटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा, मृदा आदि आते हैं। यह सब मिलकर पारिस्थितिक तंत्र के जलवायु का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा इकोसिस्टम का अबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, जितने भी निर्जीव तत्व होते हैं वे इकोसिस्टम के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ये है इकोसिस्टम का अजैविक घटक। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इकोसिस्टम के जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, जिसे हम जैविक घटक भी बोलते हैं।
यदि हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, शेर, भालू, जितने भी जीवित जीव हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और इन्हें भी 3 समूहों में या फिर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला है प्रोड्यूसर, जिसे हम उत्पादक भी कहते हैं। दूसरा है कंज्यूमर, जिसे हम उपभोक्ता भी कहते हैं। और तीसरा है डिकम्पोजर, जिसे हम अपघटक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर, जिसे हम उत्पादक बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण के CO2 और H2O को ग्रहण करके क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो संपूर्ण जीव जगत के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। और यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अतः इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। यदि हम प्रोड्यूसर को समझने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये पौधे वातावरण में उपस्थित CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O मतलब जल को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। और इस क्रिया के दौरान यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, जो संपूर्ण जीव जगत के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होता है। और सभी हरे पौधे जो होते हैं वह अपने भोजन का निर्माण इस क्रिया के द्वारा स्वयं करता है, अतः इसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से है यह प्रोड्यूसर, जिसे हम उत्पादक भी बोलते हैं। इस उत्पादक के अंदर सभी हरे पौधे आते हैं। सभी हरे पौधों को हम उत्पादक कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कंज्यूमर, जिसे हम उपभोक्ता भी कहते हैं। यदि हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के कंज्यूमर की बात करें तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इसे हम कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है, अतः इन्हें हम परपोषी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। तो इसे हम कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा है टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं और टर्सरी कंज्यूमर को तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्णतः हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है, अतः इन्हें हम परपोषी भी कहते हैं। उदाहरण के अंतर्गत इसमें आता है गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण आदि। तो इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, केवल हरे पेड़ पौधों को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण में है गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण आदि। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर। यदि हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं। उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर या मांसाहारी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो हरे पौधों को खाने वाले, मतलब हरे पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हैं मेढक, भेड़, मोर, लोमड़ी आदि। ये सभी जीव जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसे हम द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। उसके बाद है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर को हम तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये सभी मांसाहारी जीवों को खा सकते हैं, परंतु ये खुद किसी का भोजन नहीं बनते हैं। मृत्यु के बाद यह सीधे वातावरण में अपघटित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि इस कंज्यूमर के अंतर्गत या फिर इस टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शाकाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन जीवों को टर्सरी कंज्यूमर वाले जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मेढक, भेड़िया, मोर, लोमड़ी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर में आने वाले जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे शेर, चीता, गिद्ध, ये सभी जीव मेढक, भेड़, लोमड़ी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे।
इनकी एक विशेषता यह होती है कि यह सभी मांसाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, किंतु ये खुद किसी का भोजन नहीं बनते हैं। जब इन जीवों की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म जीवों या कीड़े मकोड़ों या छोटे छोटे जीवों के द्वारा इनको अपघटित कर दिया जाता है। इनके शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित करके वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। ये सीधे वातावरण में अपघटित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है शेर, चीता, गिद्ध आदि। अब यदि हम बायोटिक कंपोनेंट के तीसरे घटक की बात करें जो है डिकम्पोजर, जिसे हम अपघटक भी कहते हैं, तो अपघटक के अंतर्गत या फिर इकोसिस्टम के इस घटक के अंतर्गत सूक्ष्मजीव और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं जो पेड़ पौधों की या फिर जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर का अपघटन करके उन्हें वातावरण में मुक्त कर देते हैं। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं जो जीवों की मृत्यु के पश्चात तथा पेड़ पौधों के शरीर की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और उन्हें जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करके वातावरण में मुक्त कर देते हैं, जो खनिज लवणों के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाता है, जिसे खाद्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए या फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे भोजन को संश्लेषित करने के लिए या फिर भोजन के निर्माण करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो डिकम्पोजर जीव होते हैं वह जीवों के शरीर के मृत्यु के पश्चात या पेड़ पौधे के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करके उन्हें वातावरण में मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस डिकम्पोजर जीव का उदाहरण है कवक, जीवाणु, केंचुआ, कीट आदि। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से यह टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, समझो। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस टॉपिक के निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करें तो यह इस प्रकार से होगा। इकोसिस्टम के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटकों का वातावरण के साथ अनेक अंतरक्रियाओं का अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द की खोज सर्वप्रथम ए.जी. टेस्ले नाम के वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। इसके अनुसार सभी जीव आपस में तथा वातावरण के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी हुई है। यहाँ वातावरण में एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण कर अपने जीवन का निर्वाह करता है। फिर जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म जीवों या फिर कीड़े मकोड़ों के द्वारा इनके मृत शरीर का अपघटन कर वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, जो उत्पादकों के द्वारा खाद्य पदार्थों के संश्लेषण हेतु पुनः उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को या फिर इन सभी लाइंस को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत अच्छे से समझा दिया है, आप अच्छे से समझ चुके हो। इस प्रकार से यह इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष है। इसके बाद देखते हैं हम इसका रेफरेंस बुक। इसके बाद यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस नोट्स को आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं होता है। तो आप नोट्स उतना ही बनाएं जितना आप लिख सकते हो। ये नोट्स आपके को आप आसानी से लिख सकते हो और प्रिपेयर भी कर सकते हो। यह बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैंने इस वीडियो को या फिर इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जिसमें मैं आपको रेफरेंस बुक बताने वाली हूँ कि मैंने इस टॉपिक को या फिर इस नोट्स को या फिर इस वीडियो को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो पहला डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, दूसरा है डॉक्टर एच.एन. बैजल और तीसरा है डॉक्टर वी.के. तिवारी। इन तीनों बुक के हेल्प से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। आप चाहे तो रेफरेंस बुक में इसका नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में रेफरेंस बुक का नाम भी लिखना होता है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो से यदि आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो या फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।